अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज पढ़ रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की खसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, फिजियोलॉजिस्ट था, उसने 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट कौन होता है? मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं जो स्टडी करते हैं जी फिज़िक्स की, वो साइंटिस्ट जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स की ऑर्गेनिज्म में जानदारों के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स के काम देख रहे होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स के जो फंक्शंस की स्टडी कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं फिजियोलॉजिस्ट। तो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने 1878 में, साइंटिस्ट का नेम क्या था उसका, फिजियोलॉजिस्ट का नेम था विल्हेम क्यूने। इसने क्या किया था, सबसे पहले यूज़ की थी एंजाइम की टर्म। तो सबसे पहले जो एंजाइम का जो वर्ड है, जो एंजाइम के बारे में बताया था, वो किसने बताया था? विल्हेम क्यूने ने। टर्म एंजाइम यूज़ हुई थी किसने सबसे पहले इस्तेमाल की थी? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने 1878 में, विल्हेम क्यूने उसका नेम था। उसने क्या कहा कि एंजाइम्स क्या होती हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके मुताबिक एंजाइम्स क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो बाकी तमाम प्रोटीन्स की तरह, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमीनो एसिड से, तो इसलिए ये भी किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड्स क्या करते जाते हैं? फोल्ड कर करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम एंजाइम। उसके बाद आ जाती हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। क्या क्या खसूसियात होती हैं एंजाइम्स में? सबसे पहले आप यहाँ पर ही डेफिनेशन भी दी गई है, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किसने सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी। उसके बाद आती हैं करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले करैक्टर कौन सा है, खूबी क्या बताई गई है? बुक में इनकी हेडिंग्स तो नहीं दी गई, तो आप लोग इस तरह से इनकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं। नंबर 1 क्या है? कंपोजिशन की बात करें अगर हम, ये किससे मिलकर बने हैं, तो तमाम एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन से। मोस्टली दे आर मेड ऑफ प्रोटीन। कंपोजिशन क्या है इनकी? प्रोटीन। उसके बाद नंबर 2 करैक्टर क्या है? स्पीड अप द रिएक्शन। स्पीड अप द रिएक्शन रेट। रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करते हैं मिलियन टाइम्स। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एंजाइम है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमने कोई एंजाइम नहीं डाला, रिएक्टेंट्स मिलते हैं, सबस्ट्रेट वगैरह मिलते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। उन दोनों में से कौन सा रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगा, स्पीडली होगा? वो वाला रिएक्शन जिसमें एंजाइम ऐड है, वो रिएक्शन क्या होगा? मिलियन टाइम फास्टर होगा, मिलियंस टाइम फास्टर। किसकी निस्बत? देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अब अनकैटालाइज्ड रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने कैटालिस्ट यानी एंजाइम यूज़ नहीं किए, उनकी निस्बत जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें एंजाइम यूज़ हुए हैं, वो क्या होगा? मिलियंस टाइम फास्टर, वो ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। उसके बाद अगली हेडिंग आप क्या देंगे? कुछ पॉइंट्स बुक में ही इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हाईलाइट हुए हुए हैं। स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्पेसिफिक। किसके लिए? एंजाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। किसके लिए स्पेसिफिक होते हैं? रिएक्शन कैसा है, टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, रिएक्शन किस टाइप का है उसको देखते हुए एंजाइम वैसा ही ऐड किया जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जिसके साथ, जिन मॉलिक्यूल्स के साथ एंजाइम ने आकर ऐड होना है उन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ कौन ऐड होते हैं? एंजाइम्स, और उस सबस्ट्रेट को बदल देते हैं न्यू मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें कहते हैं प्रोडक्ट।
तो जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा वैसी प्रोडक्ट बनानी है, जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा ही एंजाइम यूज़ होगा। और रिएक्शन की टाइप क्या है, मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो जिस टाइप का रिएक्शन है, सबस्ट्रेट की नेचर क्या है, दोनों चीज़ों को देखते हुए स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो यूज़ किए जाएंगे उस रिएक्शन में। अभी तक हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, बने किससे हुए हैं, इनका काम क्या होता है, किस चीज़ के लिए ये स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम बना सकते हैं यहाँ पर नंबर 4, एक्टिव साइट क्या होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्टिव साइट क्या है। अब हमने कहा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होते हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट है उसकी कोई स्पेसिफिक शेप होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम सबस्ट्रेट की कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इसके साथ आकर एंजाइम ऐड हुआ, ये एंजाइम है। अब सबस्ट्रेट की, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, एंजाइम। सबस्ट्रेट की कितनी उसने जो है उसके साथ कितनी जगह के साथ उसने आकर रिएक्शन किया है, सिर्फ ये थोड़ा सा वो पार्ट है। तो वो जो स्मॉल पार्ट है जो जिसके साथ आकर सबस्ट्रेट का जो थोड़ी सी जगह है जिसके साथ आकर एंजाइम अटैच होता है, इतनी जगह को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या होती है, एक स्मॉल रीजन है जिसके साथ आकर एंजाइम अटैच हो रहा है और वो क्या है, जैसे हमने यहाँ पर एक फ़र्ज करके डायग्राम बनाई है, तो वो ये एक्टिव साइट होगी। नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 5, फिफ्थ कैरेक्टर है इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर क्या होते हैं। अब कोई रिएक्शन है उसमें एंजाइम ऐड कर दिया, लेकिन हम जितना चाह रहे थे वो रिएक्शन उस रफ्तार से नहीं हुआ। हम ज़्यादा चाह रहे थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें हम उतना रिएक्शन नहीं चाह रहे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पीडली हो रहा है। तो रिएक्शन को, एंजाइम की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या ऐड किए जा सकते हैं, एक्टिवेटर या इनहिबिटर। स्लो डाउन करना है किसी रिएक्शन को, वो बहुत ज़्यादा स्पीडली हो रहा है, तो हम क्या ऐड कर देंगे, एक्टिवेटर। किसके लिए, स्लो डाउन करने के लिए। एंजाइम ऐड कर दिया है लेकिन वो हम जितना चाह रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा वो स्पीडली करवा रहा है, तो फिर क्या ऐड करेंगे, फिर जो केमिकल्स ऐड करेंगे उन्हें कहेंगे एक्टिवेटर। इनहिबिटर क्या होते हैं, एक्टिवेटर उसको स्पीड अप करने के लिए हैं। इनहिबिट का वर्ड निकला इनहिबिटर का, इनहिबिट से यानी रोकना, यानी कम करना। तो यहाँ पर ये उसको स्लो डाउन करने के लिए हैं, एक्टिवेटर उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। तो कभी कभार कुछ एंजाइम को ज़रूरत होती है अपने साथ स्पेशल केमिकल्स की, जिन्हें कहते हैं एक्टिवेटर या इनहिबिटर। अब देखना ये है कि अगर वो एंजाइम उस लिहाज से जितना उसको करना चाहिए था रिएक्शन, वहाँ पर वो हिस्सा नहीं ले रहा, जिस तरह उसको स्पीड अप करना चाहिए तो वो नहीं कर रहा, तो फिर क्या ऐड करेंगे, एक्टिवेटर। यहाँ अगर उसको स्लो डाउन करना है तो फिर उन एंजाइम्स के साथ और कौन से केमिकल्स ऐड किए जाएंगे, उन्हें नाम दिया जाएगा इनहिबिटर का। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 6 पॉइंट जो है, कोफैक्टर। हेडिंग आएगी कोफैक्टर की, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका और इजी से। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो कोफैक्टर वाला है। कोफैक्टर क्या होते हैं, आमतौर पर हम कहते हैं कि एंजाइम्स हैं मोस्टली बने होते हैं प्रोटीन से, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ मॉलिक्यूल्स को एंजाइम उनके साथ जब आकर एंजाइम काम करता है तो प्रोटीन पार्ट के साथ साथ उनको नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, तो कुछ एंजाइम को काम करने के लिए अपने साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो प्रोटीन के अलावा किसी और से बनी हो। तो मोस्टली एंजाइम्स को नहीं ज़रूरत होती, लेकिन कुछ को नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। तो इन सम केसेस नॉन प्रोटीन पार्ट यूज़ होता है एंजाइम के साथ ही, यानी प्रोटीन पार्ट के साथ। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। सम मॉलिक्यूल्स में इसकी ज़रूरत होती है या सम रिएक्शंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सब एंजाइम्स को कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये जो को फैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट है ये आगे से दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं इनऑर्गेनिक या ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर होगा तो उसकी आगे से फिर टू टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक को फैक्टर आगे से फिर दो तरह का है, या तो ये टाइटली अटैच है, टाइटली जुड़ा हुआ है, या फिर लूजली अटैच है। क्या हमने पढ़ा कोफैक्टर क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन अगर उन एंजाइम को नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़े तो उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आगे से ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर आगे से फर्दर या तो टाइटली अटैच होते हैं आकर प्रोटीन पार्ट के साथ, या फिर लूजली अटैच होते हैं। अगर टाइटली अटैच है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? फिर इसको नाम दिया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लूजली अटैच हैं तो फिर हम इनको नाम देंगे कोएंजाइम का। अब यहाँ होता क्या है कि स्टूडेंट्स कोफैक्टर और कोएंजाइम को मिक्स कर देते हैं। मोस्टली कोफैक्टर की डेफिनेशन आती है तो वो ये लूजली वाला ही उसमें भी लिख देते हैं, जबकि कोएंजाइम और कोफैक्टर बिल्कुल ही, कोएंजाइम तो उसके अंदर सब कैटेगरीज में आता है। तो ये लूजली क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि इन कोएंजाइम्स ने डिफरेंट रिएक्शन में, एक रिएक्शन में इस्तेमाल होने के बाद दूसरे रिएक्शन में भी जाकर इस्तेमाल होना होता है, इसलिए ये लूजली अटैच होते हैं ताकि वहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद मुख्तलिफ रिएक्शंस में और जगह पर भी काम कर सके। इसके बाद लास्ट पार्ट है जो इसका नंबर 7 और लास्ट जो करैक्टर है वो है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? पाथवे कहते हैं रास्ते को। कौन सा रास्ता? मेटाबॉलिज्म हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक पूरा सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब मेटाबॉलिक पाथवे कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ने मिलकर उसको बनाया प्रोडक्ट। अब जो इस एंजाइम ने प्रोडक्ट बनाई है, हो सकता है उसके साथ कोई और एंजाइम आकर उसको किस तौर पर यूज़ करे। अब इसको, ये किसका सबस्ट्रेट बन जाएगा? किसी और एंजाइम का। तो जो एक एंजाइम की प्रोडक्ट है वो किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बन गई है। अब ये उसको फिर बदल देगा आगे प्रोडक्ट में। हो सकता है इसके साथ भी आगे कोई और एंजाइम इसको एज ए सबस्ट्रेट ले, और इस तरह से ये सिलसिला चलता जाता है तो एक पूरा पाथवे बन जाता है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इन बहुत सारे एक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये 7 करैक्टर्स थे विद हेडिंग्स। बहुत ज़्यादा आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है अगर ये चैप्टर आपकी पेयरिंग में हो तो। उसके बाद यहाँ पर ही कुछ यूजेस भी दिए हुए हैं एंजाइम्स के, कि एंजाइम्स कहाँ कहाँ किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली शॉर्ट में आ जाता है कि फ़लाँ एंजाइम का काम फ़लाँ जगह पर इनका, फ़लाँ इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनका फंक्शन पूछा जाता है। तो एंजाइम्स किस किस जगह पर किस किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं? नंबर 1, फूड इंडस्ट्री में डिफरेंट ब्रेड बन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री में डिफरेंट मशरूबात वगैरह बनाने के लिए, अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए, और पेपर बनाने के लिए। क्या करते हैं? ये पेपर जिस चीज़ से बनाता है उसके साथ ही एंजाइम्स मिलकर उसमें जो स्टार्च वगैरह को ब्रेक करते हैं, उसकी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो है कम होता है, और फिर पेपर बनाने में हेल्प होती है। मुख्तलिफ़ तरह की फूड आइटम्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ़ मशरूबात बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। और नंबर 4 है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? कपड़े बर्तन धोने के लिए जो मुख्तलिफ़ सर्फ वगैरह इस्तेमाल हम करते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कपड़ों पर अगर प्रोटीन का दाग है, इसी तरह से
डिश वॉशिंग यानी बर्तनों को धोने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ये, कपड़ों को धोने के लिए भी, डिश वॉशिंग के लिए भी। कपड़ों पर क्या चीज़ उतारने के लिए? प्रोटीन स्टेन। कोई प्रोटीन वाली आइटम का कोई खाने का दाग है उसके ऊपर कपड़ों पर, तो उसको उतारने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन स्टेन को उतारने के लिए प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल होगा। डिश वॉशिंग में बर्तनों से स्टार्च वगैरह को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसे कहते हैं अमाइलेज। ये पॉइंट मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में या इन दोनों एंजाइम के नेम पूछ लेते हैं। डिश वॉशिंग में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, या कपड़ों से प्रोटीन वगैरह के स्टेन को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम ऐड किया जाता है इन डिटर्जेंट्स में, वो है प्रोटीएज एंजाइम। तो आज के टॉपिक में सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्ट में ये 4 यूजेस थे।